हाँ तो बच्चों, लास्ट लेक्चर का जो होमवर्क आपको दिया था आप करके लाए होंगे। बोर मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए थे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी, तो ये होमवर्क मैं आज डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। अगर आप में से किसी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए बेटा, तो पहले उनको अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही वीडियो देखना, वरना कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन द बोर मॉडल C1 क्वेश्चन स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। बोर मॉडल के ऊपर बेस्ड कुछ ये प्रॉब्लम है। RUKVT इन सब का मीनिंग बताया है। R मीन्स रेडियस, U मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, K मीन्स काइनेटिक एनर्जी, V मीन्स वेलोसिटी एंड T इज टाइम पीरियड। Z आपको बताना है। तो देखो C1 में फर्स्ट पार्ट U1, 2 K1, Z ये दिया हुआ है -8/1। ठीक है, UN Z फर्स्ट नंबर n है, सेकंड नंबर z है, तो क्या फॉर्मूला होता है -27.2 इंटू जेड स्क्वायर। फर्स्ट नंबर क्या है n, सेकंड नंबर क्या है z, यानी 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी 13.6 इंटू z आपको बताना है और 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -8/1। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं इसको। माइनस कैंसिल, ये 2 टाइम्स, तो ये हो गया बेटा 8/z² इज इक्वल टू 8/1। सो z इज इक्वल टू 1, फर्स्ट आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट R1Z R2Z। सेकंड पार्ट में R1, Z और R2, 1 इज 1/8। 0.529 n स्क्वायर बाय z अपॉन 0.529 n स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 8/1। ये कैंसिल बेटा, तो क्या बचा यहाँ पे, ध्यान से देखो z, तो ये हो गया 1/4z इज इक्वल टू 8/1। n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय 1, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 1/8 है बेटा, 1/8। ठीक है, तो ये हो गया 1/8, तो z की वैल्यू आ गई 2। ठीक, थर्ड पार्ट V1Z 1, Z अपॉन V3, 1, V क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है z 1z। ठीक है, तो z बाय n के प्रोपोर्शनल होती है, और ये हो गया 1/3। कितना दिया हुआ है ये 9/1। सो दिस इज 3z इज इक्वल टू 9, तो z इज इक्वल टू 3। और फोर्थ पार्ट में बेटा टाइम पीरियड t 1, 2 t 2, z n³/z² होता है बेटा, तो 1³/2² अपॉन 2³/z² इज इक्वल टू 9/32। तो ये हो गया z² अपॉन 2⁵ इज इक्वल टू 9/32। ये कैंसिल, z इज इक्वल टू 3। दिस इज क्वेश्चन C1। इसके बाद हम आ रहे हैं बेटा C2। विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम हैज द सेम ऑर्बिट रेडियस एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। C2 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+। बेरिलियम 3+ का रेडियस हाइड्रोजन के रेडियस के ग्राउंड स्टेट के यानी R1 के बराबर है। तो कौन सा स्टेट होना चाहिए, विच स्टेट ऑफ ट्रिपली दिस सेम रेडियस, सेम ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट। तो बस 0.529 n² यानी 2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z। z की वैल्यू बेटा इसमें 4 होती है। ठीक है, हाँ, ये 1/1, तो ये कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 2। नाउ क्वेश्चन नंबर C3। कंसीडर बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम
रेडियस एंड वेलोसिटी, ये जो प्रोडक्ट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर x। तो जरा इसको चेक करते हैं। ये होता है बेटा n के प्रोपोर्शनल, ये होता है n स्क्वायर बाय z के प्रोपोर्शनल, और v होता है z बाय n के प्रोपोर्शनल। ये कैंसिल, तो ये बोल रहा है n टू द पावर x के प्रोपोर्शनल है बेटा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है। C4 question, find the ratio of time period of second Bohr orbit of helium plus and time period of second Bohr orbit of helium plus upon fourth Bohr orbit of lithium 2 plus। मैं आपको याद दिला दूं, सारी प्रोपोर्शनलिटी आपको बताई हुई हैं। इसमें n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, तो n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर में सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम, सेकेंड बोर ऑर्बिट 2 क्यूब बाय 2 स्क्वायर, n क्यूब बाय जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ 4 क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कितना 2 हो गया, 2 इंटू 9 अपॉन 64, इट इज 9 बाय 32। ये आंसर आ गया। इसके बाद है बेटा, in a hypothetical hydrogen atom, if mass of electron and its charge is doubled, then what we consider, then calculate the total energy of electron in first orbit in hypothetical the mass of electron and its charge is doubled, of what we consider, then calculate the total energy। ठीक है, तो ये क्वेश्चन C4 हो गया। C5 के लिए थोड़ा सा स्पेस हम लोगों को ज्यादा चाहिए, तो ये C5 क्वेश्चन मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बेटा बोर मॉडल के, तभी काम बनेगा। हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन एटम, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स चार्ज, C5 क्वेश्चन। ये बेटा न्यूक्लियस Z इज इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन इसका मास m और चार्ज अब बोल रहा है 2e। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स चार्ज इज डबल ऑफ व्हाट वी कंसीडर, देन कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सच अ हाइपोथेटिकल अज्यूमिंग ऑल अदर कंसेप्ट एंड पैरामीटर्स टू बी यूज्ड। देखो, ये हमारा न्यू हाइड्रोजन एटम है, और जो हमारा कन्वेंशनल हाइड्रोजन एटम होता है वो होता है मास m और चार्ज E, और यहां मास है 2m और चार्ज 2e। एनर्जी का फॉर्मूला बेटा होता है -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये वैल्यू आती है बेटा -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये आती है। ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, सेम सारे कॉन्सेप्ट, 2 - 2 पाई स्क्वायर, m की जगह क्या 2m, k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 मतलब 2e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। बेटा मास भी डबल है और चार्ज भी डबल है, तो चार्ज यहां आ रहा है e में और मास यहां आ रहा है m में, तो मास आ गया 2m और ये 2e। तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन h स्क्वायर, तो एक वैल्यू आएगी। अब 2 और 2 टू पावर 4 32 एक वैल्यू आएगी z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो -13.6 इंटू 32 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो पूछ रहा है हमसे फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ दिस, तो फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन में, ठीक है, z तो 1 है ही, तो बेटा हमारा आंसर होगा -13.6 इंटू 32 eV। ट्रिकी क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा था कि हाइड्रोजन में जो एनर्जी होती है उसके कंपैरिजन में एक हाइपोथेटिकल एटम बनाया जिसमें मास डबल है और चार्ज
इसमें 4 टाइम्स है, चार्ज भी डबल है, तो लेकिन डबल की पावर 4 लग रही है, तो ये आ गया बेटा 2 टू पावर 4 और 2 32 टोटल आ गया, और बाकी सारा फैक्टर वही है। इससे हमने कैलकुलेशन कर ली, ये आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर C6 बेटा डिस्कस कर रहे हैं आगे। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन टू बी 13.6। ठीक है, सभी जानते हैं हाइड्रोजन में आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 EV यानी E1 की वैल्यू -13.6 EV होती है। A photon falls on a hydrogen atom which is initially in its ground state and excite it to the n equal to 4th state. Show this transition in energy level diagram. तो बेटा 1 2 3 4 n equal to 1 n equal to 2 n equal to 3 n equal to 4, ये ट्रांजिशन ठीक है ना, -13.6 EV -3.4 EV -1.51 EV -0.85 EV, ये इनके एनर्जीज हैं। ये हो गया भाई। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, फोटोन की वेवलेंथ चाहिए, तो सीधी बात है लैम्डा इक्वल टू 12400 अपॉन इसका एनर्जी डिफरेंस E4 माइनस E1, तो 12400 अपॉन 0.85 माइनस 13.6 माइनस 0.85, माइनस साइन है बेटा, तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ की, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट C7 क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। C7 क्या है ये क्वेश्चन? अ सिंगल इलेक्ट्रॉन आयन हैज न्यूक्लियर चार्ज Z and E electronic charge. It requires 16.52 electron volt to excite the electron from second Bohr orbit to third Bohr orbit. n equal to 2 से n equal to 3 में जाने की जो एनर्जी है वो 16.52 EV है, और हमारे हिसाब से ये एनर्जी क्या होनी चाहिए? E3 माइनस E2 विच इज 13.6, 1/4 माइनस 1/9। ये वैल्यू 16.52 है, 13.6 इंटू 5/36 इंटू Z स्क्वायर। तो बेटा Z स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 16.52 13.6 इंटू 5, ये वाली वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बेटा 9 आ रही है। ठीक है, कैलकुलेशन आप ढंग से चेक कर लेना। सेकेंड टू थर्ड बोर ऑर्बिट, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। ठीक है, E2 और E3 इनका डिफरेंस 16.52 आपको दिया है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट। अब जब Z3 आ गया है बेटा, तो आपको सेकंड पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट टू थर्ड ऑर्बिट यानी E3 माइनस E1, तो बेटा 13.6 इंटू Z स्क्वायर 1 माइनस 1/9 कैलकुलेट कर सकते हैं। यस। इसके बाद द वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू इन्फिनिटी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी देने के लिए फोटोन की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? तो लैम्डा इज इक्वल टू 12400 अपॉन IE। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 13.6 इंटू Z स्क्वायर, एंगस्ट्रॉम में ये आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन? ठीक है। इसके बाद कैलकुलेट द वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। तो फोर्थ पार्ट जो इसका है यानी D, आपको फर्स्ट बोर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी चाहिए, दैट इज 13.6 Z स्क्वायर EV। डन, सारे पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर C8, द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज 40.8। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू 1 से कहां लेके जाना है? n इक्वल टू 2 में 13.6 इंटू 1/1 माइनस 1/4। ठीक है,
जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 40.8, तो 13.6 इंटू 3/4 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 40.8। तो बेटा जेड स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो जेड की वैल्यू आ गई 2। ठीक, और फाइंड द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन। फाइंड द एनर्जी, यानी आपसे पूछ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, IE विच इज इक्वल टू -E1। तो ये हो जाएगा बेटा Z2 है 54.4 eV। ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है विच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर C9। C9 बेटा क्या है? If the electron of hydrogen atom jump from one orbit to another, its angular momentum doubles. If the new radius is x, हाइड्रोजन एटम है, पहली बात z इज इक्वल टू 1 है, L2 माइनस L1, ये एंगुलर मोमेंटम बेटा डबल हो जाता है। तो ये हो जाएगा जैसे एक ऑर्बिट है, when an electron jumps from one orbit to another, its angular momentum double, n1 से n2 में गए एंगुलर मोमेंटम डबल, तो ये होगा n1h अपॉन 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 2n1 h अपॉन 2 पाई। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम डबल होगा तो n2 की वैल्यू क्या आएगी 2n1। कोई समस्या? ये एंगुलर मोमेंटम है बेटा, n1h अपॉन 2 पाई से 2n1h अपॉन 2 पाई हो गया, एंगुलर मोमेंटम डबल हो गया। If the new radius is x times the old radius, then find x। यहां पे जो रेडियस है वो है 0.529 n2 स्क्वायर बाय z, और ये है r2, तो r1 की वैल्यू क्या है 0.529 n1 स्क्वायर अपॉन z। तो बेटा R2 बाय R1 इज इक्वल टू N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर, यानी 2N1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर C10। C10 क्या है? द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4। वैल्यू मैंने आपको रेकमेंड किया था कि 3-4 ऑर्बिट तक की हाइड्रोजन की वैल्यू अगर याद रहती हैं उसके हिसाब से हमारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो -3.4 इज द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब C10 ये क्वेश्चन है, n इक्वल टू 2 में है ये इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन ऑर्बिट। तो बेटा L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, तो n की वैल्यू 2, h अपॉन 2 पाई, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर C11 एंड दैट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अराउंड अ स्टेशनरी न्यूक्लियस दिस। ठीक है, द हाइड्रोजन लाइक स्पीशी रिक्वायर 47.2 eV टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बोर ऑर्बिट टू थर्ड बोर ऑर्बिट। इस केस में आपको फिर से E3 माइनस E2 दिया है 13.6 into z square into 1/4 minus 1/9 and that is equal to 47.2। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, द वैल्यू ऑफ z and give the hydrogen like species। so it is 13.6 into z square into 5 upon 36, 47.2। तो z square is equal to 36, 47.2 upon 13.6 into 5, तो ये वैल्यू आएगी बेटा 36 इंटू 47.2 अपॉन 13.6, ये आएगी बेटा 25, यानी z की वैल्यू हो गई 5। अब z की वैल्यू अगर 5 है तो स्पीशी होगी ऐसी स्पीशी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन हैं। ठीक है, तो ये स्पीशी होगी बेटा 5 प्रोटॉन वाली स्पीशी बोरॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है, बोरॉन 4+।
बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी बनेगी, ये बन गई। और उसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी के ई 13.6 जेड स्क्वायर फर्स्ट बोर ऑर्बिट में चाहिए, n इक्वल टू 1 लगाई दिया है, 13.6 इंटू 25 eV, और पोटेंशियल एनर्जी होगी -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, तो -2 इंटू 13.6 इंटू 25 eV। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर C11। तो ये कंप्लीट सेक्शन C पार्ट 1 डिस्कस हो गया है, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। आप लोग अच्छी तरह से जो भी आपके डाउट हो उनको देख लेना। तो अभी मैंने बेटा आपको एक न्यूमेरिकल करवाया, इसी तरह से आप किसी भी हाइड्रोजेनिक स्पीशी यानी जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, उसको बोर स्पीशी भी कहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी, हाइड्रोजेनिक स्पीशी भी उसको कहते हैं। तो उसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, लास्ट लाइन, सबके मीनिंग आपको क्लियर है। नाउ माई पॉइंट इज कि अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मीन्स अगर हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की कैलकुलेशन क्या होगी, उनका नंबर कैसा आएगा। तो ये कोई स्क्रीन है और इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस की कैलकुलेशन ये, तो मान लो ये 1 है, ये 2 है, एंड सो ऑन, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है। अब एक बात बताओ, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वेवलेंथ। तो ये वाली जो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ है ये सेकंड लाइन की वेवलेंथ से डिफरेंट है, इसी तरह से थर्ड लाइन की वेवलेंथ भी डिफरेंट है। तो सिंपल ये है कि अगर कोई हाइड्रोजन का सैंपल है हमारे पास, या हाइड्रोजन जैसी स्पीशी का सैंपल है, उसमें से कोई रेडिएशन निकल रहे हैं, तो क्या उसमें एक ही तरह की वेवलेंथ है। तो अगर उसमें एक ही तरह की वेवलेंथ होगी तो फिर उसमें कितनी लाइंस आएंगी, एक। क्यों? क्योंकि हर लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक सिंगल वेवलेंथ को। सिमिलरली अगर उस सैंपल में से जो रेडिएशन निकल रहा है उसमें दो डिफरेंट वेवलेंथ है, then the corresponding number of spectral line will be 2. So number of different spectral line in hydrogen spectrum is equal to number of different wavelength emitted from the sample. Number of different spectral lines is equal to number of different wavelength emitted in इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब ये हम कैसे बताएंगे कितने डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशन वेवलेंथ इवॉल्व हो रही हैं, तो ये हम बताएंगे डिफरेंट एनर्जी ट्रांजिशन से। इट इज नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, और ये हम बताएंगे नंबर ऑफ डिफरेंट combinations of n1 and n2। तो सिंपल सा पॉइंट ये है कि n1 और n2 के जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे उतनी डिफरेंट एनर्जीज होंगी, उतने ही डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, और जितने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे उतने ही डिफरेंट क्या आएंगी, वेवलेंथ। तो हमें किसी भी सैंपल में ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कौन कौन से डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ n1 एंड n2 इन्वॉल्व हैं। अगर n1 n2 एक ही टाइप का कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व है तो सिंगल वेवलेंथ उसमें से निकलेगी, और अगर n1 n2 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं तो वो नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप काउंट कर लो, उतने डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ निकलेंगी और उतने ही डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। तो अब हम लोग n1 n2 को काउंट करेंगे कि किसी सैंपल में कितनी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर
जैसे मान लिया हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ओनली वन हाइड्रोजन एटम, और वो n इक्वल टू 2 में है और रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट में आ रहा है 2 से 1। तो इलेक्ट्रॉन जब 2 से 1 में बेटा आएगा तो एक ही मेथड है, तो इसमें n1 तो हो गया क्या 1 और n2 हो गया 2, तो 2 से 1 ओनली वन कॉम्बिनेशन, और इसलिए यहाँ पे कितने डिफरेंट वेवलेंथ इवॉल्व होंगी, ओनली वन। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आएंगी, 2 आ जाएंगी। अब एक दूसरा केस देखते हैं, हाइड्रोजन एटम ही है, खैर वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, और वो हाइड्रोजन एटम इज इन n इक्वल टू 3 में है, तो 3 से 2 और उसके बाद 1, तो 3 से अगर 1 में आना है तो ये 3 से हो सकता है डायरेक्टली कूद जाए, और 3 से 2 और 2 से 1 दोनों पॉसिबल हैं। इट इज लाइक दिस कि आप एक बिल्डिंग में हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, और उसमें लिफ्ट लगी हुई है और आप ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हो थर्ड फ्लोर से, तो थर्ड फ्लोर से अगर ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हो तो बेटा ये हो सकता है कि बीच में उसको रोकने वाला कोई ना हो किसी और फ्लोर पर, तो सीधे आपने ग्राउंड का 0 का बटन दबाया और आप नीचे आ गए। लेकिन अगर कोई मान लो लिफ्ट में किसी और फ्लोर पे भी उतरना चाहता है, या लिफ्ट को फर्स्ट फ्लोर पर कोई वेट कर रहा है, तो फिर लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर भी रुकेगी। दोनों ही केसेस में आप ग्राउंड फ्लोर पे तो पहुंच रहे हो, लेकिन मेथड अलग अलग हो गया। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में कूद रहा है, और 3 से 2 और 2 से 1 में आ रहा है, तो ये दो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इन दोनों डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मैं आपको ये बता सकता हूं कि एक केस तो है 3 से 1 और दूसरा केस है 3 से 2 एंड 2 से 1, 3 से 2 एंड 2 से 1। तो सिंपल पॉइंट हो गया कि यहां पे कितनी लाइंस हमें दिखाई देंगी। क्या आपको लग रहा है कि यहां पे 3 लाइंस आएंगी? नो, इन दोनों में से बेटा कोई एक केस पॉसिबल है, ये इंग्लिश वाला और है, हिंदी वाला नहीं। या तो पहला केस होगा और या दूसरा केस होगा, क्योंकि हमारे पास एटम कितने हैं? एक, सिर्फ एक एच एटम। अब एक एच एटम जो कि n इक्वल टू 3 में है, अगर 1 में डायरेक्टली आ गया तो फिर ये दूसरा कॉम्बिनेशन कहां से आएगा? अब आप थर्ड फ्लोर पे बैठे हुए हैं, लिफ्ट का बटन दबाया बेटा, ठीक है, ग्राउंड पर आ गए, बस वहीं तो आना था। दूसरा फिर मेथड कैसे आया कि आप 2 पर गए, 1 पर गए, फिर 0 पे पहुंचे? नहीं ना। तो इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन होगा और उस एक कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस आएंगी। तो ये हो सकता है कि उसमें एक ही लाइन आए, और इट कैन बी पॉसिबल कि उसमें 2 डिफरेंट लाइंस आए। तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स और स्पेक्ट्रल लाइंस आर इवॉल्व्ड? द आंसर इज ईदर 1 और 2। और ये क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम से पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? 2, और मिनिमम 1। मिनिमम आएगी सीधे डायरेक्ट कूद जाओ, कहीं बीच में रुकने की जरूरत नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि n इक्वल टू 4 में है, तो बताइए मिनिमम कितनी लाइंस होंगी? तो मिनिमम लाइन डायरेक्ट कूद जाओ, अभी बताया आपको, एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम n इक्वल टू 4 में ग्राउंड स्टेट में कूदना है, मिनिमम एक लाइन और मैक्सिमम 3 लाइन। 3 लाइन कैसे? समझ गए? 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, तो ये 3 डिफरेंट वेवलेंथ बनेंगे, 3 n1 और n2 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। तो मिनिमम लाइन 1, मैक्सिमम लाइन 3। क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाइन इवॉल्व हो? यस, बिल्कुल हो सकता है। 4 से 3, 3 से 1, या 4 से 2, 2 से 1 हो सकता है। इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन याद रहे इसमें एटम कितने हैं? ओनली 1, ओनली 1। ये एक स्पेशल केस है, अगर बोले तो कंसीडर करना है। यूजुअली हमारे पास 1 एटम नहीं होता, हमारे पास तो एक सैंपल होता है जिसमें n नंबर ऑफ एटम्स, इट इज अ वेरी लार्ज नंबर, लाइक एवोगैड्रो नंबर टाइप के एटम्स होते हैं। तो फिर उसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो कोई खास बात नहीं है, उसमें जितने कॉम्बिनेशन है सब
ऐड हो जाएंगे, खत्म। आगे बढ़ते हैं उसके लिए। हाँ बच्चों, तो अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की। ध्यान से देखो, तो अगर मैं ये कहूँ कि अ हाइड्रोजन एटम इज इन n इक्वल टू 5 रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये हो गया 5 4 3 2 1। तो एक कॉम्बिनेशन जिसमें डायरेक्टली ये आ सकता है, तो नंबर ऑफ मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइंस, minimum number of spectral lines is equal to 1 and maximum number of spectral lines is equal to 4। yes, कैसे? 1 2 3 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन n1 n2 के। और ये भी हो सकता है, इस तरह का भी केस आ सकते हैं, और एंड सो ऑन, और 2-3 केस और आ सकते हैं। तो ये अगर एक एटम है तो आपको इनमें से कोई एक केस मिलेगा। लेकिन अब ऐसा समझो कि हमारे पास हाइड्रोजन के खूब सारे एटम्स हैं, तो फिर ये सारे केस मिलेंगे जितने पॉसिबल हैं। तो मैं यहां पे इन जनरल लिख सकता हूं, फॉर अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन टू ग्राउंड स्टेट, इस ट्रांजिशन के लिए इन एन एटम और आयन, minimum number of spectral lines is equal to 1 and maximum number of spectral lines is equal to n minus 1। तो ये आपने इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद एक सैंपल के लिए। अब हम लोग आते हैं बेटा, अगर हमारे पास एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं, मतलब खूब सारे हाइड्रोजन एटम हैं एवोगाड्रो नंबर के कंपैरेबल, तो फॉर sample of hydrogen like species, हाइड्रोजन लाइक स्पीशी का सैंपल है। सैंपल मीन्स हमारे पास एक डिब्बे में खूब सारे एटम्स हैं, और अगर खूब सारे एटम्स हैं, अब खूब सारे मतलब एवोगाड्रो नंबर के बराबर लिख तो सकता नहीं हूं मैं, खूब सारे हैं मतलब ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक transitions between given states are possible। all types of electronic transitions between given states are possible। तो अभी तक हम लोग जो डिफरेंट ट्रांजिशंस में बेटा और लिख रहे थे ना, अब वो सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, यानी अब एंड की बात हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारे पास n इक्वल टू 2 में हाइड्रोजन का सैंपल है पूरा, याद रखना, तो 2 से 1 में आने का सारे ही एटम में एक ही तरीका है। तो यहां पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर n इक्वल टू 3 में है, तो n इक्वल टू 3 2 1 एक तरीका तो ये, और एक मेथड ये, और अब इन दोनों के बीच में अपन लिखेंगे एंड, क्योंकि हो सकता है कुछ एटम्स में डायरेक्ट ट्रांजिशन हो जाए और कुछ में स्टेप वाइज स्टेप ट्रांजिशन हो। तो हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेंगे 3 से 1, 3 से 2 और 2 से 1, और आप देख सकते हैं ये सारे ही डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होने की वजह से आप इसको काउंट करेंगे, तो यहां नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल
लाइन्स इज इक्वल टू 3। सिमिलरली अब अगर हम बात करें n इक्वल टू 4 में, तो n इक्वल टू 4 में बेटा अगर एटम है 4 में तो भी सारे ट्रांजिशंस लेने पड़ेंगे अपने को। तो देखो ध्यान से, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। तो जब 2 से 1 में आ रहा है तो एक लाइन, जब 3 से 1 में आ रहा है तो कितनी लाइन हुई? 3 लाइन्स। इसी तरह से जब 4 से 1 में आ रहा है बेटा, तो ध्यान से देखो, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये वाला जो आप पहले ही कर चुके हो, एक कॉम्बिनेशन बेटा और एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, जरा लाइंस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या यहाँ पे 8 लाइंस हैं? एक बार इनको लिख लेते हैं तब आपको पता चलेगा। कॉम्बिनेशंस 4 से 1, उसके बाद 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, उसके बाद 4 से 3 और 3 से 1, और उसके बाद 4 से 2 और 2 से 1। और हमें चाहिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए n1 n2 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 से 1 बेटा 2 बार है और 4 से 3 भी 2 बार है, तो इनको एक एक बार ही काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू 6। डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस जो यहाँ आएंगी वो आएंगी 6। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे और अब हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है बच्चों, तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सैंपल ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में 1 2 3 जैसे केसेस में मैंने आपको बताया। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। मान लो जनरल केस है, जनरल केस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n टू ग्राउंड स्टेट, nth स्टेट। तो ये nth स्टेट, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, ये 2 और ये 1 यानी ग्राउंड स्टेट। अगर इस केस में आपसे पूछा जाए मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मिनिमम नंबर, तो वो आंसर ऑलवेज 1 होगा, कीपिंग इन माइंड कि सारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में, सारे एटम्स में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो गया। तो अगर सारे एटम में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बेटा हो गया, सीधे कूद गए नीचे, बीच में कहीं रुकना नहीं है, तो ठीक है, एक लाइन मिनिमम होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ में कोई एक कॉम्बिनेशन हो, कुछ में दूसरा कॉम्बिनेशन हो, कुछ में तीसरा कॉम्बिनेशन हो, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको चेक करने पड़ेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर वो n में है और n से एक एक करके जंप कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू, कैसे देखो, n से अगर 1 में आ रहा है तो जो लाइंस आएंगी मैक्सिमम वो आएंगी n-1। इसी तरह से अगर n-1 से आ रहा है 1 में कूदते हुए, तो दूसरा कॉम्बिनेशन होगा n-2 लाइंस। और इसी तरह से अगर मान लो यहां तक तो आ गया और n-3 से कूद रहा है, तो तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, n-3 एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन 2 प्लस 1। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स का सम है, ये होगा n इंटू n-1 बाय 2। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका हम ये कह सकते हैं मैथमेटिकल अप्रोच कि यहां पे हमारे पास n ऑर्बिट है और n का कोई नंबर है, मान लो 5 है या मान लो 10 है या मान लो 8 है, इसमें से हमें कोई भी 2 नंबर
इस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं कि कोई भी दो नंबर लेने से वो नंबर डिफरेंट कॉम्बिनेशन में होने चाहिए। तो डिफरेंट 5 में से मतलब वी हैव टू चूज 2 नंबर्स फ्रॉम 5, ठीक है, टू डिफरेंट नंबर्स। तो ऐसे कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक दूसरा रिलेशन हम लिख सकते हैं NC2, NC2 और ये n(n-1/2). इस रिलेशन से अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 से 1 का अगर कॉम्बिनेशन है, 4 से 1, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होंगी? n की वैल्यू 4, 4 इंटू 3/2 कितनी हुई? 6 लाइन्स। अगर मान लो 5 से 1 का कॉम्बिनेशन है सैंपल में और आपसे पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी होंगी, तो 5 लगा दें n की जगह, ठीक है, और n की वैल्यू 5 इंटू 4/2, 5 इंटू 4 20, यानी 10 लाइन्स। इस तरह से अब आप डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। NC2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2। फैक्टोरियल का मतलब आपको मैथ्स में पढ़ाया जाता है, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन इनटू फैक्टोरियल n-2। इस कॉम्बिनेशन से भी आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी सेम ही है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो n इंटू n-1/2 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से कर सकते हैं। और ये कैसे आया, अभी मैंने आपको इसमें बताया था। एग्जाम्पल 2 से 1, 3 से 1 और 4 से 1 का केस लेकर हम लोगों ने वो कैलकुलेट किया था। अच्छा, अब एक बात और, किसी भी स्टेट से n बराबर 1 में यानी ग्राउंड स्टेट में आने के तो मेथड अपन ने काउंट कर लिए, वेवलेंथ काउंट कर ली, लेकिन इसमें एक एक्सटेंशन और है, और वो ये है कि अगर ट्रांजिशन n2 से n1 में हो रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा है एटम, बीच में ही कहीं रुक रहा है, और आपसे स्पेक्ट्रल लाइन पूछे फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n2 से n1 in the sample of hydrogen like species। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के सैंपल में n2 से n1, यानी कोई n2 है और n1 में ट्रांजिशन हो रहा है, और बीच में कई सारी स्टेट्स हो सकती हैं, देयर कैन बी सो मैनी स्टेट्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? 1 डायरेक्ट n2 से n1 में, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, अभी थोड़ी देर पहले आपको जो मेथड बताया था ना, n-1, n-2, n-3, इन सबको ऐड कर दें, कहां तक? n1 तक। तो ये हो जाएगा बेटा डेल n प्लस 1/2, वेयर डेल n इज इक्वल टू n2 माइनस n1। जो मेथड अभी आपको बताया था, बिल्कुल वही मेथड हमने फॉलो किया है, इससे पहले जो मेथड आया था। तो अब हम ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। मान लो कहे कि हाइड्रोजन एटम का कोई सैंपल है और उसमें बोल दिया 10 से 6 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, बताइए कितनी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी? द आंसर इज यस, 4 इंटू 5/2 यानी 10। कोई समस्या? ठीक है। इसी तरह से कहे कि 12 से 5 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, 12 और 5 कितना आया इसका डिफरेंस? 7। तो 7 इंटू 8/2 कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी? 28। तो इस तरह से आप ये नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए कहा जाए अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम present in n equal to
6, n इक्वल टू 6 में एक सैंपल है हाइड्रोजन का, इसमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ possible number of different spectral lines, possible number of different spectral lines कितनी है बताओ। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में जाना है तो possible number of different spectral line is equal to 6 into 5/2 n into n minus 1/2 कितनी आ गई ये 15। कोई समस्या? अगर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइन्स इन लाइमन सीरीज, नंबर ऑफ लाइन्स इन लाइमन सीरीज, ये जो 15 लाइन्स 15 लाइन्स बेटा, आउट ऑफ दीज 15 लाइन्स हाउ मेनी लाइन्स लाई इन लाइमन सीरीज फ्रॉम दीज 15 लाइन्स। तो लाइमन सीरीज की लाइन्स का मतलब क्या हुआ, ट्रांजिशन कहां होना चाहिए 1 में, तो 1 के ट्रांजिशन को गिनो। 2 से 1 आएगा इसमें, 3 से 1 भी आएगा, 4 से 1 भी आएगा, 5 से 1 और 6 से 1। तो टोटल लाइंस कितनी हुई लाइमन सीरीज में 5। बाकी भी लाइंस होंगी लेकिन उनका ट्रांजिशन बेटा 1 में नहीं हो रहा होगा, 1 में सिर्फ यही आएंगे। इसी तरह से हमसे पूछे नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में कितनी लाइंस होंगी, तो विजिबल रीजन में कौन सा रीजन होता है, विजिबल रीजन बामर सीरीज। तो बामर सीरीज की लाइंस पूछ रहा है, बामर सीरीज की लाइंस बेटा इसमें 2 में टर्मिनेशन होगा, तो 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 और 6 से भी 2। कितनी लाइंस आई 4। फिर अगर पूछे नंबर ऑफ लाइंस इन IR रीजन, नंबर ऑफ लाइंस इन IR रीजन, ठीक है, IR रीजन, तो इसको सॉल्व करने के लिए IR रीजन में कौन कौन से रीजन होते हैं, कौन कौन सी लाइंस होती हैं बेटा, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, सारी उसमें। तो बाकी की जितनी लाइंस हैं वो सब किस में आएंगी IR। तो आपको सब सारी सीरीज अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब आप एक काम कर सकते हो, टोटल 15 लाइंस है ना, लाइमन वाली किस रीजन में होती है, किसमें, यस UV, और बामा वाली किसमें चली गई, विजिबल में। तो 5 और 4 ये UV और विजिबल में है, और इसके अलावा जितनी सीरीज होती हैं वो सब किस में है, IR में। तो 15 में से अगर मैं 5 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यानी 9 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बेटा कितनी लाइंस बचेंगी 6, एंड दीज 6 लाइंस बिलोंग टू IR यानी इंफ्रारेड रीजन। ओके, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा वीडियो पॉज करके इसको एक बार और देख लो। तो अभी हम लोगों ने बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अब इसमें एक और स्पेशल आपको केस बता रहा हूं जो छोटे मोटे सवाल के लिए नहीं है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आए तो उस लेवल पर आ सकता है। देखो कैसे, क्या हर डिफरेंट टाइप की हाइड्रोजन एटम या आयन के स्पीशी में सारी लाइंस डिफरेंट होंगी। अब हम 2 डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशंस की चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन और हीलियम प्लस हमने मिला दिया और इसमें कंपैरिजन अपने को करना है, ठीक है, तो क्या सारी लाइंस की वेवलेंथ डिफरेंट होंगी, देखते हैं। लाइंस ऑफ identical wavelength, lines of identical wavelength in different species। तो हमारे पास एक सैंपल बेटा हाइड्रोजन का है और एक सैंपल हमने मान लिया हीलियम प्लस का है। तो अलग अलग सैंपल्स हैं यानी सारे कॉम्बिनेशन हैं। इसमें 2 से 1 एक ट्रांजिशन हो रहा है और इसमें N2 से N1 एक ट्रांजिशन हो रहा है, और मेरी कंडीशन ये है बेटा कि इन दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा ट्रांजिशन हो सकता है इसमें जिसमें वेवलेंथ सेम हो, यही हम लोग कैलकुलेट
कर रहे हैं, करें। देखो 1/λ इज इक्वल टू आर एच 1/1 माइनस 1/4, 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 4 1/n1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। इन दोनों की वेवलेंथ हमें सेम रखनी है, तो इसके लिए पहले देखो ये और ये तो दिया हुआ है, इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो n1 n2 के कॉम्बिनेशंस तभी पॉसिबल हैं, तभी वैल्यूज पॉसिबल हैं, इंटीग्रल वैल्यूज, जब वन अपॉन वन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, सो n1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 1 मीन्स n1 is equal to 2 into 1, और इसी तरह से 1/4 is equal to 2 square upon n2 square, so n2 square is equal to 2 square into 4, यानी n2 is equal to 2 into 2। अब इसको अगर जनरलाइज करें तो मैं ये कह सकता हूं कि हाइड्रोजन में कोई ट्रांजिशन अगर 2 से 1 है तो हीलियम प्लस में वो कौन सा ट्रांजिशन होगा, 4 से 2, ठीक है। और अगर लिथियम प्लस में कैलकुलेट करें तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, देखो ध्यान से, अगर लिथियम लगाना होता तो यहां क्या आता 9, 3 का मल्टीप्लाई करते, यानी ये हो जाता 6 से 3। तो हाइड्रोजन में अगर कोई ट्रांजिशन n1 से n2 है तो किसी भी अदर स्पीशी में सेम वेवलेंथ वाला ट्रांजिशन Zn2 से Zn1 होगा। तो हाइड्रोजन में अगर n2 से n1 है तो Zn2 से Zn1 का ट्रांजिशन किसी भी स्पीशी में होगा, इन दोनों की वेवलेंथ सेम होगी, ठीक है। तो अब अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारे पास एक सैंपल है, इस सैंपल में हाइड्रोजन और हीलियम के कंबाइंड एटम्स हैं खूब सारे, ये एटम है बेटा कितने, ये n इक्वल टू 2 में है और ये n इक्वल टू 4 में है, और ये सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस का पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, क्या आंसर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस। तो हाइड्रोजन 2 से 1 में कितनी लाइन शो करेगा, 1। हीलियम 4 से 1 में फॉर्मूले के हिसाब से कितनी लाइन शो करेगा, 6, 4 into 3 by 2 n into n minus 1 by 2, तो 1 plus 6 तो ये आ गया, लेकिन हाइड्रोजन की 2 से 1 और हीलियम की 4 से 2 वाली जो लाइन है उसकी वेवलेंथ तो सेम है, और अगर वेवलेंथ सेम होती है तो स्पेक्ट्रल लाइन में डिफरेंट लाइन नहीं आती, जितनी भी वेवलेंथ सेम होती हैं उन सबकी एक ही लाइन आती है, क्योंकि हर लाइन एक वेवलेंथ को ही तो रिप्रेजेंट करती है, पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो इसका 2 से 1 और इसका 4 से 2 वाला केस तो वेवलेंथ वाइज आइडेंटिकल है, यानी इसका एक केस आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, 6। गलती से हम आंसर 7 दे सकते हैं। ये जो केस हम लोगों ने डिस्कस किया है ये स्पेशल केस है, ठीक है ना, ये अच्छे सवालों में यूज होगा, और जो बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं उनके लिए है ये, ऐसे हल्के फुल्के तरीके से नहीं कि कोई भी इर्रेगुलर वे में पढ़ाई कर रहा है। एकदम रेगुलर वे में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको आसानी से बता दिया मैंने, डेरिवेशन अपनी जगह है, लेकिन काम की बात यह है कि अगर हाइड्रोजन में कोई ट्रांजिशन n2 से n1 में है तो किसी भी अदर स्पीशी में ट्रांजिशन Zn2 से Zn1 होगा, ठीक है। तो n2 से n1 में ट्रांजिशन हो रहा है, Zn2 से Zn1 में ट्रांजिशन हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल वेवलेंथ का। बोर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम काफी हद तक सीख चुके हैं, इनफैक्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कैलकुलेशंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है।
नाउ हम लोग अब आगे आएंगे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट पर, मतलब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर के आगे और फ्यूचर डेवलपमेंट हुए उन पर आएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पॉइंट वाइज ये नोट करेंगे कि बोर मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। ऑब्वियसली ड्रॉबैक्स ज्यादा ही होंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। अब ड्रॉबैक्स क्यों होंगे भाई? देखो ऐसा है, लगभग आप समझें कि ये 90 to 100 ईयर पुराना एक्सपेरिमेंटल वर्क है जो बोर ने किया। तो उसके बाद भी तो साइंस डेवलप हुई है, नए नए एक्सपेरिमेंट होते गए, तो साइंस डेवलप होती गई। और जो पुराने रिजल्ट्स थे या जो पुरानी थ्योरीज थी, दे विल बी अनेबल टू एक्सप्लेन ऑल दोज मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स। तो वो सब ड्रॉबैक्स में ही आएंगे। तो हम लोग इस थ्योरेटिकल पोर्शन को ड्रॉबैक्स वगैरह सब अपना लिख लेते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है बेटा कि बोर मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी अदर जो एटम्स हैं उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ अदर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए ही तो वैलिड था। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता बोर मॉडल। सेकंड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द वेव नेचर, cannot explain wave nature of electron. yes, later on एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है। घबराए नहीं, हैव पेशेंस, अभी इसके बाद वही डिस्कस करूंगा मैं। तो पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन में जब वेव नेचर होता है तो इलेक्ट्रॉन तो बोर पार्टिकल मान रहा था। अब तक की सारी थ्योरी बेटा इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान की थी, तो अभी चेंज कैसे हो गया? हाँ बिल्कुल, जब साइंस नई डेवलप होगी तो आगे नई नई चीजें भी तो आएंगी। ऐसे सोचो, आज से 150-200 साल पहले जब एटम बम नहीं था, ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो क्या एटम में न्यूक्लियस नहीं होता होगा? होता होगा, हम खोज नहीं पाए थे। तो डाल्टन ने अगर ये बोल दिया कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, तो बाद में आपने माना ना कि हाँ डिवाइड हो रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो ऐसे ही नए नए एक्सपेरिमेंट होते गए तो नई नई चीजें सामने आती गई। ठीक है ना? तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये क्या प्रिंसिपल था, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 4, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू fine lines under the presence of high resolving power spectroscope। हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप मीन्स, ऐसे समझो कि मैं यहां पर बहुत क्लोजली स्पेस्ड लाइंस खींच रहा हूं, ऐसे बहुत क्लोजली। ठीक है, हो सकता है कि आप इसको बहुत दूर से देखें तो आपको ये एक मोटी सी लाइन दिखाई दे। वैसे कैमरे में ऐसा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि कैमरा बहुत अच्छा है, HD क्वालिटी का है।
अब इसको ऐसे समझो कि अपन न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर में पेपर होता है, एकदम प्लेन आपको दिखाई देता है, लेकिन अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको देखें तो उस न्यूज़पेपर के पेपर में थ्रेड्स दिखते हैं कि नहीं? तो एक पेपर में कई सारे क्लोजली स्पेस्ड थ्रेड्स हैं। अब बात समझ में आई? तो लेकिन वो थ्रेड्स आपको कब दिखेंगे? जब आप हाई रिजॉल्विंग पावर का एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाओगे, वरना तो सब प्लेन ही दिख रहा है आपको। यस, बिल्कुल वैसा ही केस है कि जब हम एक लाइन जो हम सिंपल तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं, उसमें हाई रिजॉल्विंग पावर का मोटा वाला लेंस वाला एक स्पेक्ट्रोस्कोप लगाते हैं तो वो स्प्लिट हो जाती है। हमें ऐसा लगता है ये तो कई लाइंस का कॉम्बिनेशन है। ये बोहर ने नहीं बताया था, एक्चुअली बाद में पता चला। अब बाद में पता चला, बोहर के टाइम पर तो ये क्वेश्चन था ही नहीं। उसने एक लिमिटेड स्कोप के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। बाद में कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए जो उसको एक्सप्लेन बोहर थोड़ी कर पाया, लेकिन उसका अपना एक वर्क था, वो वर्क उसने एक्सप्लेन किया। बाद में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द splitting of spectral lines in presence of external magnetic field and external electric field ये क्या है? देखिए, जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व करते हैं एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर, तो जो एक लाइन होती है वो स्प्लिट होती है। ये मान लो एक लाइन है, लेकिन अगर आपने यहां नॉर्थ और साउथ लगा दिया एटम के ऊपर, तो ये एक लाइन गायब होके अलग अलग लाइंस बन जाती हैं। दिस इफेक्ट इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट। और अगर ऐसे ही नॉर्थ साउथ के बजाय आपने प्लस और माइनस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इफेक्ट्स हैं, ये इफेक्ट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ सकते हैं। अगर आपको बेसिक साइंस ज़्यादा पढ़नी है तो स्पेक्ट्रम की कंप्लीट एनालिसिस होती है बेटा, एडवांस स्टडी होती है, वो आप अपने शौक के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन आईआईटी एडवांस में इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये मेन कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसके अलावा ये भी है कि बाद में हमें पता चला कि एटम में ऑर्बिटल्स होते हैं, तो बोहर मॉडल ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया।